हेलो दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। यानी अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 8 अच्छे से कर लिया है। 9 चैप्टर में हमारे पास जो चैप्टर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, यानी हमारा आधारिक संरचना के ऊपर का चैप्टर है। क्लियर है। और उसके बाद फिर हमारे 2 चैप्टर कुल रह जाएंगे और हमारा इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से 1 से लेकर के जितने भी चैप्टर थे 11 ये कंप्लीट होने वाले हैं। क्लियर हो गया। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का चैप्टर। हेडिंग डाल लीजिए आप सब भी। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 आधारिक संरचना। चलो देखो, बात करते हैं सबसे पहले आधारिक संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। तो उसने लिखा आधारिक संरचना से अभिप्राय किसी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास। वर्ड क्या लिखा हुआ है? आर्थिक यानी इकोनॉमिक की बात कर रहा है, और तुम्हारा सामाजिक यानी सोशल की बात कर रहा है, यानी इकोनॉमिक और सोशलिस्ट दोनों की बात कर रहा है ना, सोशल की बात। तो आर्थिक और सामाजिक विकास की सहयोगी व्यवस्था से है। यानी वर्ड क्या है? आधारिक संरचना से अभिप्राय किसी देश की आर्थिक और सामाजिक, क्योंकि देखो बहुत सोचते हैं कि सिर्फ आर्थिक संरचना में सुधार होगा तो देश चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आर्थिक और सामाजिक दोनों को साथ में रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अगर आपको अपने उद्देश्यों को पूरा करना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो आर्थिक और सामाजिक विकास दोनों को ही साथ में रखना पड़ता है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि एक से काम चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एक से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन आता भी है इसके ऊपर, ठीक है ना। वहां पे क्वेश्चन आता है कि जो आर्थिक और सामाजिक जो आधारित संरचना है वो क्या एक दूसरे के प्रतियोगी है? क्या एक काफी हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ये एक दूसरे के पूरक है, यानी दोनों को मिलाना पड़ेगा, तब जाकर के ही आप क्या है पूरी तरह से क्या है उस चीज को अचीव कर पाओगे। क्लियर है। तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ आधारिक संरचना से अभिप्राय किसी देश की आर्थिक और सामाजिक विकास की सहयोगी व्यवस्था से है, जिसके बिना आर्थिक समृद्धि, ठीक है ना, और आर्थिक विकास वास्तव में संभव नहीं है। यानी इसके बिना ना तो आर्थिक समृद्धि आपको ग्रोथ मिलने वाली है, ना ही सामाजिक विकास संभव है। क्लियर हो गया। यानी पहले डेफिनेशन को हम देखो ध्यान से पढ़ेंगे। हम चैप्टर के हमेशा स्टार्टिंग में जितनी भी डेफिनेशन होती है उनको ढंग से कवर करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। हाँ, तो मैंने क्या बोला वहां पे? आधारिक संरचना से अभिप्राय किसी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की सहयोगी व्यवस्था से, यानी आर्थिक और सामाजिक विकास की सहयोगी व्यवस्था से है, जिसके बिना ना तो आर्थिक समृद्धि पॉसिबल है, ना ही सामाजिक विकास संभव है। क्लियर हो गया। आगे आधारिक संरचना जो है ना, इसका मतलब बोल क्या रहा है? अगर मैं आपको छोटे टर्म में बताऊं तो क्या कह रहा है? आधारित संरचना अगर बात करें तो ये मूल कारकों की बात कर रहा है। मूल कारक बोल दो या महत्वपूर्ण कारक बोल दो। अब कारक या तत्वों में से भी आप कोई एक वर्ड यूज कर सकते हो इन दोनों में से, है ना। तो ये उन मूल या उन महत्वपूर्ण तत्वों की बात कर रहा है जो किसकी बात, जो किन के बारे में बताएगा? आर्थिक परिवर्तन के बारे में बताएगा, इकोनॉमिक चेंज के बारे में, और सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताएगा। यानी आधारिक संरचना किसके बारे में बता रहा है? उन मूल तत्वों के बारे में बता रहा है जो कि क्या बता रहा है? आर्थिक परिवर्तन में बदलाव, जो भी आर्थिक परिवर्तन जो भी आ रहा है और जो सामाजिक परिवर्तन आ रहा है उसके बारे में बताएगा। जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन गतिविधियों के लिए एक समर्थन मतलब होता है सपोर्ट सिस्टम के रूप में कार्य करता है। जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन गतिविधि यानी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती है, ठीक है ना, उसके लिए एक समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। तो प्लीज पहले डेफिनेशन को समझो, चैप्टर कहना क्या चाहता है। एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेगा चैप्टर। यानी ये टोटली बताऊं तो दोनों को मिला दो तो इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं सीधे सीधे। तो आधारिक संरचना से अभिप्राय किसी देश की आर्थिक और सामाजिक विकास की सहयोगी व्यवस्था से है। यानी आर्थिक और सामाजिक विकास की क्या बोल रहा है? सहयोगी व्यवस्था से है, जिसके बिना ना तो आर्थिक विकास संभव है और ना ही सामाजिक विकास संभव है। क्लियर हो गया। जिसके बिना ना तो आर्थिक समृद्धि संभव है और ना ही सामाजिक क्या जो विकास है वो संभव है। क्लियर है। एक कॉल अटेंड कर लेता हूं, उतने में आप ये उतारिए जरा, एक सेकंड। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई अच्छे से। और दूसरी बात मैंने क्या बोला, आप चाहे तो इसको भी याद कर सकते हो ना, जरूरत नहीं है इस वाले पोर्शन को पढ़ने की, इतने पोर्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने लिखवा दिया खाली कि आधारिक संरचना उन मूल तत्वों, उन मूल कारकों की बात कर रहा है जो कि क्या आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन को बताएगा, और जो कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन की जो गतिविधि होती है, उत्पादन गतिविधि में एक समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। जो कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन गतिविधि के लिए एक समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। आगे आधारिक संरचना के प्रकार, तो 2 तरह के प्रकार है। श्रेणीकरण बोलते हैं, कितनी श्रेणियों में इसको बांटा गया, तो 2 श्रेणियों में। एक तो आर्थिक आधारिक संरचना और एक सामाजिक आधारिक संरचना। क्लियर हो गया। उसके अलावा आर्थिक तथा सामाजिक आधारिक संरचना एक दूसरे के क्या हमेशा याद रखना? पूरक है। क्या है? पूरक है। बात समझ आ गया ना। पूरक, बहुत सारे बच्चे संपूरक भी बोलते हैं, संपूरक बोल लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। संपूरक, पूरक, संपूरक। पूरक पता है ना, पूरक कोण पढ़ते थे पहले, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते थे शादी ने। तो जब 2 एंगल्स का सम, एंगल एक्स
प्लस एंगल y का सम क्या होता है 90 डिग्री के बराबर आता था। ये पढ़ते थे ना, तो उसे पूरक कोण कहते थे। और समपूरक में क्या होता था, जब एंगल एक एंगल प्लस दूसरा एंगल, इन दोनों का सम अगर मैं करता हूं तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री, तो उसे समपूरक कहते थे, है ना, ऐसे कुछ था। तो दोनों ही जरूरी है, इसको अगर 90 डिग्री अचीव करना है तो दोनों एंगलों को सम करना जरूरी है। 180 डिग्री अगर अचीव करना है तो दोनों एंगल को जोड़ना जरूरी है। तो वही बोल रहा है, ये पूरक होना चाहिए हमेशा करना। कोई टीचर अगर आपसे बोले प्रतियोगी होगा ना, तो प्रतियोगी नहीं होना चाहिए, पूरक या संपूरक बोल लो। तो पूरक ज्यादा बढ़िया वर्ड है, पूरक आप यूज कर लेना है। क्लियर है? मैं रफ करने से पहले एक बार और रिपीट कर लेता हूँ कि पहला ही बेस था। देखो क्या कह रहा है, आधारिक संरचना से अभिप्राय देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की सहयोगी व्यवस्था से, जिसके बिना ना तो आर्थिक विकास संभव है ना ही सामाजिक विकास संभव है। क्लियर है? चलो, उसके अलावा आधारिक संरचना ये उन मूल कारकों यानी उन महत्वपूर्ण तत्वों को बताएगा जो कि आर्थिक परिवर्तन को दर्शाता है और सामाजिक परिवर्तन को दर्शाता है, और जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन की गतिविधि के लिए एक समर्थन प्रणाली के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। उत्पादन गतिविधि के लिए एक समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। इसमें दो तरह आधारिक संरचना दो तरह की हो सकती है, दो प्रकार होते हैं इसके, आर्थिक आधारिक संरचना और सामाजिक आधारिक संरचना। ठीक है ना? और ये दोनों आर्थिक और सामाजिक जो आधारिक संरचना वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक नोट डाउन कर लीजिए बच्चे फटाफट से। तो आगे देखते हैं हम पॉइंट अगला, देखो कौन सा हमारा, आर्थिक आधारिक संरचना क्या होती है और सामाजिक आर्थिक संरचना क्या होती है। तो आर्थिक आधारिक संरचना की अगर हम बात करें तो उसने बोला यह आर्थिक परिवर्तन के ऐसे सभी तत्वों को संदर्भित करता है। संदर्भित लिख लो या बताता है लिख लो, एक ही बात है। ठीक है ना? तो यह आर्थिक परिवर्तन के ऐसे सभी तत्वों को बताता है, ठीक है ना, जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया के लिए एक समर्थन प्रणाली, समर्थन मतलब वही सपोर्टिंग सिस्टम या आप सहयोगी व्यवस्था बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है ना? तो समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, यह आर्थिक परिवर्तन के ऐसे सभी तत्वों को बताता है जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया के लिए, किसके लिए बोल रहा है, आर्थिक विकास की प्रक्रिया के लिए एक समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। जब अगर आपसे कोई सामाजिक पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, वही सेम, यह सामाजिक परिवर्तन के ऐसे सभी मूल तत्वों को संदर्भित करता है या बताता है जो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर्थिक विकास की बात की थी, तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे, देश के सामाजिक विकास। बस सेम, खाली ये लिख देना है, सामाजिक विकास लिख देना है, बाकी सेम वही है कि प्रक्रिया में एक समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यानी आर्थिक वाले में आर्थिक की विकास की प्रक्रिया के लिए करेगा, आर्थिक समृद्धि के लिए करेगा, और इसमें सामाजिक विकास की प्रक्रिया के लिए समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। क्लियर हो गया? बात करते हैं इसकी दूसरी डेफिनेशन की। अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, अर्थात इसका अभिप्राय सहयोगी व्यवस्था, वही समर्थन प्रणाली, सहयोगी व्यवस्था के उन सभी तत्वों से है जो अर्थव्यवस्था में किसकी बात करेगा, उत्पादन गतिविधि, क्योंकि आर्थिक विकास के अंदर बेटा ये चीज आती है। तो उत्पादन गतिविधि के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करेगा। क्या करेगा, प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करेगा। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका अभिप्राय सहयोगी व्यवस्था के उन मूल तत्वों से है जो देश के सामाजिक विकास की प्रक्रिया के लिए एक सहयोगी व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे सामाजिक विकास बात कर रहे हैं, यहाँ पे आर्थिक विकास उत्पादन की गतिविधि की बात करेंगे। क्लियर है ना? तो देखो डेफिनेशन को ढंग से कवर करो। देखो चैप्टर मैं मानता हूँ ये भी थोड़ा अटपटा सा चैप्टर है, बट हम इसको कोशिश करेंगे कि आसान भाषा में खत्म करने की। देखो क्या कह रहा है, आप खाली समझने की कोशिश करो बोला क्या उसने। तो यह आर्थिक परिवर्तन के ऐसे सभी तत्वों को बताता है, यानी आर्थिक आधारिक संरचना आर्थिक परिवर्तन के तत्वों को बताएगा, और सामाजिक आर्थिक संरचना सामाजिक परिवर्तन के तत्वों को बताएगा। वो आर्थिक जो परिवर्तन के तत्वों को बताएगा, ये सामाजिक परिवर्तन के तत्वों को बताएगा। पहले बात समझ में आ गई? जो देश के आर्थिक विकास के लिए, देखो यहाँ पे देश के आर्थिक विकास की बात कर रहा है और यहाँ पे देश के सामाजिक विकास की बात कर रहा है। क्लियर है? की प्रक्रिया के लिए एक समर्थन प्रणाली या फिर सहयोगी व्यवस्था के रूप में कार्य करता है, के लिए एक समर्थन प्रणाली या सहयोगी व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई? ठीक है ना? अर्थात इसका अभिप्राय सहयोगी व्यवस्था ने समर्थन प्रणाली के उन सभी तत्वों से है जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन गतिविधि के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करता है। किसके लिए? उत्पादन गतिविधि के लिए। और इससे अभिप्राय सहयोगी व्यवस्था के उन मूल तत्वों से है जो देश के सामाजिक विकास के लिए, किसके लिए? सामाजिक विकास के लिए, ठीक है ना, की प्रक्रिया के लिए एक सहयोगी के रूप में कार्य करता है, एक समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। तो डेफिनेशन को पता क्या है, बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा। देखो सबसे पहले आप आर्थिक जो हमारे संरचना की डेफिनेशन थी, आधारिक संरचना थी, उसको आप आराम से समझो बोल क्या रहा है। जब आप नॉर्मल देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बोलोगे यानी आधारिक संरचना बोलोगे, तो देखो मैंने ना तो आर्थिक बोला
ना मैंने सामाजिक बोला, सिर्फ मैंने बोला कि मुझे आधारिक संरचना की डेफिनेशन बताओ। तो आप क्या बोलोगे, जिसमें आर्थिक आधारिक संरचना की बात भी होगी और सामाजिक आर्थिक संरचना की बात भी होगी, यानी मतलब आर्थिक विकास की बात होगी और सामाजिक विकास दोनों की बात होगी, तो वो तो आएगा सीधा सीधा आधारिक संरचना में। बट जब मैं सिर्फ बोलूंगा आर्थिक वाली बताओ भाई, आर्थिक आधारित संरचना, मैंने आधारिक नहीं पूछा, आर्थिक आधारित पूछा है, तो उसमें क्या आएगा, आर्थिक परिवर्तन से रिलेटेड बात होगी और देश के आर्थिक विकास उत्पादन गतिविधि के लिए बात होगी, क्लियर होगी। बट अगर मैं सामाजिक बोलता हूं तो इनमें उन सभी तत्वों की बात करेंगे जो सामाजिक विकास के लिए क्या करता है, एक सहयोगी व्यवस्था या समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करता है, तो सामाजिक वर्ड आ जाएगा। समझ में आ गया ना, तो यहां तक नोट डाउन करिए, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर हम एक एक नंबर के पॉइंट, 3 पॉइंट हमारे पास और है। डैश समृद्धि की प्रक्रिया में तेजी लाता है, तो बेटा समृद्धि की बात सिर्फ ये करता है, ये वाला कौन सा हमारा, ये आर्थिक आधारिक संरचना। तो आर्थिक आधारिक संरचना समृद्धि की प्रक्रिया में तेजी लाता है। अगर सामाजिक विकास लिखा होता तो सामाजिक आर्थिक संरचना की बात होती। बात समझ में आ गया ना। आगे, आधारिक संरचना बाजार के आकार में क्या कर देती है, वृद्धि लाती है, यानी आधारिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर बाजार के आकार में वृद्धि लाती है। दोबारा देखो, यहाँ पे आर्थिक, यहाँ पे सिर्फ आधारिक संरचना बोली है, तो उसका मतलब इसमें आर्थिक भी आएगा और दूसरा सामाजिक भी आएगा, दोनों आएंगे इसके अंदर, क्योंकि मेन डेफिनेशन है, ठीक है ना। और जब मैं आर्थिक आर्थिक बोलूंगा तो आर्थिक के हिसाब से डेफिनेशन बतानी है, उत्पादन गतिविधि के हिसाब से बतानी है, और अगर मैं सामाजिक बोलूंगा तो समाज के हिसाब से डेफिनेशन बतानी है, यानी सामाजिक विकास के बारे में, है ना। आगे, निम्न आय वाले देशों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, तो आधारभूत, यहाँ पे वर्ड याद रखना, आधारभूत आधारिक संरचना सबसे महत्वपूर्ण है। तो निम्न आय वाले जो देश होते हैं उनके लिए हमेशा ना आधारभूत आधारिक संरचना जो बेसिक लेवल पे चाहिए होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। चलो, तो आधारभूत आधारिक संरचना सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लिख लीजिए फटाफट से, ठीक है ना। और इस चैप्टर को प्लीज 2-3 बार रिपीट जरूर करना, वरना चैप्टर सर के ऊपर बाउंस हो ही जाएगा। बात समझ आ गया ना, फटाफट से लिखिए इसको फटाफट से। तो अब बात कर लेते हैं, ठीक है, आर्थिक आधारिक संरचना और सामाजिक आधारिक संरचना में अंतर क्या है, ठीक है। वैसे तो देखो, मैंने चैप्टर के अकॉर्डिंग तो मैंने डिफरेंस बता दिया था वहां पे, मतलब डिफरेंस का डेफिनेशन अच्छे समझा दिए तो डिफरेंस कवर हो जाता उसी में, ठीक है ना। बट फिर भी एक डिफरेंस आपके लिए, देखो डिफरेंस में है क्या हमारे पास, एक तरफ मैंने आधार लिखा है, किस बेसिस पर मैं डिफरेंस कर रहा हूँ। नंबर 2 आर्थिक आधारिक संरचना और तीसरा है सामाजिक आधारिक संरचना। क्लियर है, अगर वहां पे क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ क्लियर कर लेते हैं। क्लियर, चलो। अब यहाँ पे लिखा हुआ अभिप्राय, यानी सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो उसने बोला, इससे अभिप्राय सहयोगी व्यवस्था के, सहयोगी मतलब समर्थन प्रणाली की बात कर रहा है, सपोर्टिंग सिस्टम की बात कर रहा है, समर्थन प्रणाली यानी सपोर्टिंग सिस्टम की बात कर रहा है। तो ये इसका अभिप्राय सहयोगी व्यवस्था के उन तत्वों से है जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन गतिविधि के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करता है। क्योंकि आर्थिक आधारिक संरचना, तो ये आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की बात करेगा, आर्थिक समृद्धि की बात करेगा, और सामाजिक वाला अर्थव्यवस्था में सामाजिक विकास की बात करेगा। देखो, वो सामाजिक विकास की बात करेगा, या आर्थिक विकास यानी आर्थिक समृद्धि बोलो, या उत्पादन में वृद्धि की बात करेगा। क्या बात करेगा, उत्पादन गतिविधि में वृद्धि की बात करेगा। क्लियर है ना। तो देखो वर्ड क्या लिखा हुआ, वहां पे वर्ड लिखा हुआ है, जो डेफिनेशन है उसमें लिखा हुआ है, इससे अभिप्राय सहयोगी व्यवस्था यानी समर्थन प्रणाली के उन तत्वों से है जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन गतिविधि में, अर्थव्यवस्था में उत्पादन गतिविधि के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करता है। बट यहाँ पे क्या लिखा है, ये सहयोगी व्यवस्था के उन तत्वों से है इसका अभिप्राय जो देश के सामाजिक विकास के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करता है। तो देश के सामाजिक विकास के लिए कर रहा है, कि देश के आर्थिक विकास के लिए यानी देश के उत्पादन गतिविधि में वृद्धि करने के लिए, उत्पादन गतिविधि को चलाने के लिए ये काम कर रहा है। तो बात क्या हुआ, इस अभिप्राय सहयोगी व्यवस्था के उन तत्वों से है जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन गतिविधि के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करता है, और इस अभिप्राय सहयोगी व्यवस्था के उन तत्वों से है जो देश के सामाजिक कल्याण के लिए, सामाजिक विकास के लिए क्या करता है, प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करता है। तो सामाजिक विकास, यहाँ पे आर्थिक विकास। क्लियर, चलो। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रणाली, यह आर्थिक प्रणाली को, आर्थिक प्रणाली मतलब इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम को अंदर से यानी इनसाइड से क्या करता है, या प्रत्यक्ष रूप से मदद करता है। ये आर्थिक प्रणाली को अंदर से, ठीक है ना, इनसाइड से, तो ये आउटसाइड से करेगा मदद, कहां से करेगा, बाहर से। तो ये आर्थिक प्रणाली को अंदर से मदद करता है, या ये बोलूं प्रत्यक्ष रूप से मदद करता है। ये आर्थिक प्रणाली को बाहर से अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है। ये क्या करता है, अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है। ये सीधे करेगा, ये अप्रत्यक्ष तरीके से करेगा। क्लियर। आगे संसाधनों की बात करें तो यह आर्थिक संसाधनों, कौन से संसाधनों, आर्थिक संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार करता है। ये आर्थिक संसाधनों यानी जो इकोनॉमिक हमारे जो रिसोर्सेज है उनके गुणवत्ता में सुधार करता है, जबकि ये मानव संसाधन की गुणवत्ता में सुधार करता है। क्योंकि यहाँ पे शिक्षा है, ये आवास योजना जो घर वर वाला होता है वो यही आता है
है ना, स्वास्थ्य यहीं आता है, स्वास्थ्य भी तो यहीं पे आता है, शिक्षा स्वास्थ्य सब यहाँ आता है। तो ये मानव की संसाधन की गुणवत्ता में सुधार करेगा ये वाला, ठीक है। ये मानव में नहीं करेगा, ये किसमें करेगा, आर्थिक संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार। उदाहरण देखिए तो परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन यहीं आता है, कम्युनिकेशन, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन को यहाँ डाला गया है, ठीक है ना। उसके अलावा शक्ति पावर, ठीक है, वित्तीय संस्थाएं जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है इन्होंने। बट अगर सामाजिक की बात करें तो उसमें किस किस को रखा हुआ है, स्कूल को रखा हुआ है, कॉलेज रखे हुए हैं, ठीक है, अस्पताल रखा हुआ है, नर्सिंग होम रखा हुआ है, आवास यानी होम की जो घर जो होती है ना, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, तो लोगों को घर वर मिल जाते हैं उसमें, तो वो उसकी बात कर रहा है। कानून एवं व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है, आदेश में आता है। तो अगर ध्यान से एक बार दोबारा रिपीट करें तो देखो क्या लिखा है, इससे अभिप्राय सहयोगी व्यवस्था के उन तत्वों से है जो देश में यानी अर्थव्यवस्था में उत्पादन गतिविधि के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करता है। बट इसका अभिप्राय सहयोगी व्यवस्था के उन तत्वों से जो देश के सामाजिक विकास के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करता है। तो ये आर्थिक विकास के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य कर रहा है, सामाजिक विकास के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य कर रहा है। इसमें आर्थिक प्रणाली को अंदर से अर्थात यह आर्थिक प्रणाली को अंदर से अर्थात प्रत्यक्ष रूप से मदद करता है, जबकि आर्थिक प्रणाली को इकोनॉमिक सिस्टम को बाहर से अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है। यह आर्थिक संसाधनों की गुणवत्ता में क्या करता है, सुधार करता है। यानी क्या बोल रहा है, आर्थिक संसाधनों की गुणवत्ता सुधार करेगा। ये मानवीय संसाधन यानी मानव संसाधन की गुणवत्ता में क्या करेगा, सुधार करेगा, मानव को, ठीक है ना, अच्छा बनाएगा। परिवहन, संचार, शक्ति, वित्तीय संस्था यहाँ पे मैंने डाली है। यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग होम, आवास, कानून एवं व्यवस्था मैंने यहाँ पे रखा है। तो मेन अगर देखा जाए तो डिफरेंस बहुत आसान है, बस पहली डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से रखना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पहले डेफिनेशन को बार बार ध्यान में रखना है कि ये सहयोगी व्यवस्था के उन तत्वों को बताएगा जो कि आर्थिक विकास यानी जो उत्पादन गतिविधि के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करेगा। ये किसके लिए करेगा, समाज विकास के लिए करेगा। बस इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है ना, बाकी बहुत आसान है। क्लियर है? तो चलो मैं इसको फटाफट से मिटा देता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से।